दोस्तों 7 अक्टूबर 2023 का दिन तो आप लोग को याद होगा, जिस दिन हमास ने इजराइल पर हमला किया और इसके जवाबी कार्रवाई में इजराइल अभी तक हमलावर ही है, हमला किए जा रहा है और इसके लगभग 1 साल पूरे होने वाले हैं। उसके बाद में अभी हाल ही में ईरान ने भी बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर हमला कर दिया। अभी युद्ध इतना विकराल स्थिति में पहुंच गया है कि बहुत सारे लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि कहीं ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट तो नहीं। दोस्तों, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट है या नहीं है, इसको समझने के लिए हम लोग को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर किन किन परिस्थितियों में हुआ, उनके पहले क्या क्या कारण बने और उसके बाद कैसे ये सब कंप्लीट हुआ इस दोनों वर्ल्ड वॉर, इसको पहले समझ लें तो हम लोग को इसको समझने में बहुत ज़्यादा सुविधा होगा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर है या नहीं है, होने की संभावना है कि नहीं। अब देखो, 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था वो सर्बिया घूमने गया। अब सर्बियाई राष्ट्रवादियों द्वारा ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी गई। अब ऑस्ट्रिया की तरफ से किया गया सर्बिया को कि जो हत्यारे हैं उनके बारे में हम लोग को जानकारी दीजिए। सर्बिया की सरकार ने कोई भी इस पर सुनवाई नहीं की, ना कोई इंटरेस्ट दिखाया। दोबारा ऑस्ट्रेलिया ने सैनिक भेजा और सर्बिया को सरकार को दोबारा कहा कि आप मदद कीजिए इन सैनिकों का जो हत्यारों को ढूंढने में। फिर भी सर्बिया ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अब यहाँ पर इन दोनों देशों में तनाव बढ़ गया। अब ऑस्ट्रेलिया का सपोर्ट जर्मनी करता था और सर्बिया का सपोर्ट रसिया करता था। दोनों के जो बॉस देश थे, जिनके छत्र छाया में दोनों रहते थे, दोनों को दोनों आश्वासन दे रखे थे, तुम हमला करो ना, मैं पीछे हूं ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। अब जाहिर सी बात है, किसी का राजकुमार का हत्या हुआ और जिस राज्य में हुआ है, अगर वो इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा तो हमला तो होगा। तो ऑस्ट्रेलिया ने हमला सर्बिया पर कर दिया। अब जैसे ही हमला किया, सर्बिया को आश्वासन कौन दे रखा था? रशिया। रशिया ने भी अपने सैनिकों को इकट्ठा करने लग गया और जर्मनी पर आक्रमण कर दिया। अब जर्मनी और रशिया पर आपस में लड़ाई चालू हो गया। अब यहाँ पर जो फ्रांस और रूस का अच्छा गठजोड़ चलता था। जर्मनी फ्रांस को चेताया कि रूस से दूर रहो, लेकिन फ्रांस रूस से दूरी नहीं बना पाया। उसके एवज में जर्मनी ने फ्रांस पर भी हमला कर दिया। अब इस बीच बेल्जियम एक देश था वहाँ पर, जो उस युद्ध के लिए भौगोलिक तौर पर एक प्रमुख जगह था। तो इंग्लैंड ने बेल्जियम को एक आश्वासन दे रखा था कि आप इस लड़ाई में मत जाना और अगर एकदम तटस्थ रहना, न इधर से न उधर से, लेकिन अगर तुम पर कोई हमला करता है तब फिर मैं तुम्हारे तरफ से लड़ूंगा। और जर्मनी ने यह मौका दे दिया, बेल्जियम पर भी हमला कर दिया। अब इसके लिए आश्वासन दे रखा था इंग्लैंड, और इंग्लैंड उस वक्त मजाक देश नहीं था। इंग्लैंड के अंदर सैकड़ों देश उसके उस वक्त गुलाम थे। अब इंग्लैंड अपनी बात को रखने के लिए, विश्व में अपनी बादशाहत को कायम रखने के लिए, अब कि मैं जिसको आश्वासन देता हूँ उसकी हेल्प भी करता हूँ, सीधे वो भी जर्मनी पर अटैक हो गया। घनघोर युद्ध हुआ और 1917 आते आते अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो गया। अब इसके बाद 1918 में युद्ध समाप्त हुआ, जर्मनी की सेना हार गई और जब वर्साय की संधि हुई तो वहाँ सारे के सारे देश मिलके युद्ध के लिए जर्मनी को जिम्मेवार ठहराया और पूरा युद्ध का खर्चा जर्मनी पर थोप दिया। जर्मनी एक ऐसा देश है दोस्तों कि राष्ट्रवाद का जनक कह सकते हैं तो जर्मनी को कह सकते हैं। जर्मनी में राष्ट्रवाद चरम पर रहता है, वहाँ सब चीज़ बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन देश के विरोध में कुछ किया कोई नहीं भूलता। अब उसी वक्त हिटलर, वो अपने युवावस्था में थे लेकिन वो सब चीज़ देख रहे थे। अब इस समय बीतते गया, फिर 1939 आया। लगभग 21 साल बाद 1939 आया और 1939 में हिटलर जब सत्ता पर काबिज हुए तब फिर से द्वितीय विश्व युद्ध की विषाद रखी गई। और आप लोगों को बता दूं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहना सही नहीं है। मैं कहता हूं सेकेंड वर्ल्ड वॉर केवल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पार्ट 2 है, परिणाम है। जर्मनी के ऊपर बहुत ही अपमानजनक शर्तें रखी गई थी और जर्मनी इसमें उबल रहा था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये मान के चलो कि थोड़ा सा रुक गया था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी इस चीज को बहुत अच्छे से अंजाम दिया। अब देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कोई वर्ल्ड वॉर नहीं है, कोई सेकेंड वर्ल्ड वॉर है ही नहीं, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ही पार्ट 2 है।
तो इस तरीके से जब हिटलर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू किया और घनघोर तबाही मची, उसके बाद इंग्लैंड के पास इतनी खराब स्थिति हो गई इंग्लैंड की कि सैकड़ों देश तो छोड़ो, अपनी देश नहीं संभल रही थी। इसलिए उन्हें बाकी देशों को आज़ाद करने की सोचा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ही परिणाम था कि हम आज़ाद हैं। एक्चुअल में आज़ादी की लड़ाई में जो वीर अपनी बलिदान दिए उनको कम नहीं किया जा सकता, उन्होंने सब कुछ दिए। लेकिन आज़ादी की लड़ाई जो चल रही थी वो अंग्रेजों के अंतर्गत आज़ाद होने की लड़ाई चल रही थी, ऐसा एकदम पूर्ण आज़ादी की बात नहीं चल रही थी। वो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इंग्लैंड टूट गया तो मजबूरी में उसे छोड़ना पड़ा। इंग्लैंड को भारत को छोड़ने की इतनी ज़्यादा मजबूरी थी कि 1948 में हमारा देश आज़ाद होने वाला था, लेकिन 3 जून को लॉर्ड लुई माउंटबेटन ने घोषणा कर दिया कि 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ाद कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने का प्रमुख कारण था कि पहले छोटे छोटे देश लड़ते थे। मेन चीज नोटिस करिए, छोटे छोटे देश लड़ते थे और उसके चक्कर में बड़े देश आ गए। अभी देखा जाए, अभी केवल इजराइल और ईरान का मिडिल ईस्ट का लड़ाई नहीं कर सकते, अभी 2 साल से ज़्यादा चलते हो गए यूक्रेन और रूस का लड़ाई भी। अगर देखा जाए तो यूक्रेन लड़ रहा है, यूक्रेन छोटा देश है, रूस के सामने लड़ रहा है, लेकिन वो छोटा देश ही लड़ रहा है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग उसके तरह नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 2 छोटे छोटे देश लड़ रहे थे। यहाँ पर क्या है, यूक्रेन छोटा देश जरूर है, लेकिन उसका लड़ने वाला प्रतिद्वंदी डायरेक्ट रूस बड़ा देश है। और दूसरी चीज, यूक्रेन अकेले रूस से लड़ भी नहीं रहा है, यूक्रेन को पर्दे के पीछे से अमेरिका, रूस, इंग्लैंड सबका समर्थन प्राप्त है। तो इसलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ भी साथ नहीं बिछ रही है कि छोटे छोटे देश लड़े और उसके चक्कर में बड़े देश आ गए। यहाँ पहले से पता है कि बड़े देश ही लड़ रहे हैं। अब अगर इजराइल की बात करेंगे तो इजराइल को अमेरिका का समर्थन प्राप्त है, तो और इजराइल एरिया में छोटा हो सकता है लेकिन पावर और क्षमता में छोटा देश नहीं है। और उसके प्रतिद्वंदी जो मिडिल ईस्ट कंट्री है, लेबनान हो गया, ईरान हो गया और अगल बगल के जो भी कंट्रीज हो गए, ये सब गाजा वगैरह ये सब हो गया, जॉर्डन ये सब हो गया, ये सब के सब कंट्री भी एक अच्छे मतलब स्थान रखने वाले, अच्छे पावर रखने वाले हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में छोटे छोटे कंट्री लड़े, उसके चक्कर में बड़ी कंट्री आए, लेकिन इसमें बड़ी कंट्री ऑलरेडी लड़ रहे हैं। तो यहां पर उससे यहां तालमेल नहीं खाता। लेकिन एक चीज कहना पड़ेगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक चीज नहीं था जो अब भी है, और अगर वैसा चीज रहता तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कोई भी देश समझाने के लिए तैयार नहीं था। ध्यान से समझिए दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑस्ट्रेलिया और सर्बिया की लड़ाई में जर्मनी ने थोड़ा भी नहीं समझाया ऑस्ट्रेलिया को कि बैठ के मामला सुलझा लो। रसिया ने भी सर्बिया को नहीं समझाया कि बैठ के मामला सुलझा लो। यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी और रसिया दोनों महाशक्ति थे, दोनों ने भी आपस में बात नहीं किया कि छोटे देशों के चक्कर में हम लड़ रहे हैं तो इतना सारा नुकसान होगा, इसका भरपाई ये छोटे देश कर भी नहीं पाएंगे। ये उसमें बात था कि कोई समझाने वाला कोई देश ही नहीं था। इंग्लैंड भी था तो बेल्जियम को पर हमला किया, मतलब वो भी हमलावर हो गया, ठीक है। लेकिन अभी एक पॉजिटिव बात है जो शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर को इशारा नहीं देता। अभी के समय में ऐसा हो रहा है कि इजराइल, पूरा मिडिल ईस्ट, इन दो में लड़ाई जरूर हो रहा है, लेकिन समझाने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका हो रही है। भारत अभी एक ऐसा शक्तिशाली देश है जिसका इजराइल से बहुत जबरदस्त बनता है, इजराइल के प्रधानमंत्री से, और फिलिस्तीन, ईरान, ये सब के राष्ट्राध्यक्षों से बहुत अच्छा रिलेशन है। और भारत का बार बार स्पष्ट रुख है कि युद्ध के साथ कुछ नहीं होने वाला। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नहीं था। अगर आप यूक्रेन और रूस की बात करेंगे तो मोदी जी का रूस से बहुत अच्छा बनता है, रूस के प्रधानमंत्री से बहुत अच्छा, रूस के राष्ट्रपति से बहुत अच्छा बनता है। लेकिन दूसरी तरफ बात करेंगे तो यूक्रेन के राष्ट्रपति से बहुत अच्छा बनता है। यहां तक कि युद्ध के बीच में ही प्रधानमंत्री जी एक ही बार में रूस की भी यात्रा की और उसके बाद यूक्रेन की भी यात्रा की। और प्रधानमंत्री जी की सबसे प्रमुख स्थान इसलिए बन जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री की बातों को सुनते हैं, रसिया भी सुनता है, यूक्रेन भी सुनता है,
और यूक्रेन के पर्दे के पीछे रहने वाले इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और क्या बोलते हैं अमेरिका, सभी लोग बात सुनते हैं। सबसे बड़ी बात है, केवल शांति की इच्छा रखने शांति नहीं होता, आपके पास वो क्षमता और ताकत होनी चाहिए कि आपके लोग बात सुने, तब शांति स्थापित होती है। तो भारत की बात जितने जो देश लड़ रहे हैं वो सुन रहे हैं, और कई बार रसिया की तरफ से बोला जा चुका है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अगर एक्टिवली भूमिका निभाएं तो युद्ध विराम भी हो सकता है। तो मतलब यहाँ पर थर्ड वर्ल्ड वॉर की संभावना कम ही है। और दूसरी तरफ इजराइल और बाकी कंट्रियों में वही हाल है, सेम वही पैटर्न है, मोदी जी का सबसे बन रहा है, और भारत एक उभरता शक्तिशाली देश है भी। भारत की शक्ति का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत को वीटो पावर में जो वर्ल्ड में केवल 5 देशों को प्राप्त है, उसमें भारत को शामिल करने की बात किया जा रहा है। तो इस तरीके से थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंका, अगर ऊपर सोचोगे कुछ भी हवा में तो कह देंगे थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है, लेकिन थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंका नहीं के बराबर है। तो दोस्तों मेरा ये विश्लेषण कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।